हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक हमारा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से सुपीरियर क्यों है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया है इट टेक इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बी में बोला है इट टेक केयर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट एक्सेट्रा। सी में हमारा बोला है इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट कंसीडर रिस्क अलॉन्ग विथ रिटर्न। आपको यहाँ पे गाइस 4 कोड दिए गए हुए हैं। आपको इन 4 कोड में से अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स ए, बी एंड डी जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच हमारी बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से। जो हमारा सी में बोला गया इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से बेटर क्यों है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले में हमारा बोला गया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज एंड नॉट प्रॉफिट। जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है वो हमारी कैश फ्लोज पे बेस्ड होती है, ना कि प्रॉफिट में। जो हमारा कैश फ्लोज होता है, कैश फ्लोज हमारी कंपनी की एग्जैक्ट एंड डेफिनेट पोजीशन को शो करता है और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए जितने रिस्क होते हैं उनको भी अवॉइड करता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से बेटर है। दूसरे में हमारा बोला गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिप्रेजेंट अ शॉर्टर टर्म व्यू एज कम्पेयर टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है और जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। और जो हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बिजनेस के मैनेजर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की कॉस्ट पर अचीव कर सकते हैं। और तीसरे में हमारा बोला गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है वो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गाइस कि आज का जो रुपया है उसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। तो जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कैश फ्लोज को अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पर डिस्काउंट करके उसकी करेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बेटर है। चौथे में हमारा बोला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन कंसीडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर। जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है वो हमारी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर को भी कंसीडर करती है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसा नहीं करता है। और गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा रिस्क होगा और जितनी कम हमारी अनसर्टेनिटी होगी उतना ही कम हमारा रिस्क होगा। तो आप इसको याद रखिएगा। इन सभी कारणों की वजह से जो हमारे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंट्रोलर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग द पब्लिक इश्यूज ऑफ द फर्म। ऑप्शन नंबर 2, negotiating with banks for loans. Option number 3, analyzing variance between standard cost and actual cost. Option number 4, estimating the future cash flows from certain project. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स एनालाइजिंग वेरियंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। गाइस, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो हमारा 2 तरह के काम करता है। एक काम वो करता है एज अ कंट्रोलर और एक काम वो करता है एज अ ट्रेजरर। जब वो फाइनेंशियल मैनेजर एज अ कंट्रोलर का काम करता है तो वो जो काम करता है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, मतलब वो चीज़ों को केवल और केवल डिस्क्राइब करता है। और जब वो एज अ ट्रेजरर की भूमिका निभाता है तो वो जो काम करता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है, मतलब वो जो काम करता है उसमें सोचने समझने का काम ज़्यादा होता है। जब फाइनेंशियल मैनेजर कंट्रोलर की भूमिका निभाता है तो उसके अंदर ही हमारा एनालाइजिंग वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट होता है। जो अकाउंटिंग का काम होता है वो हमारा एज अ कंट्रोलर की भूमिका जब फाइनेंशियल मैनेजर निभाता है उसके अंदर इंक्लूड होता है। और जो हमारे 3 अदर ऑप्शंस हैं ये हमारे एज अ ट्रेजरर की भूमिका जब फाइनेंशियल मैनेजर निभाता है तो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के कुछ जो फंक्शंस होते हैं उसको। गाइस, किसी कंपनी में सबसे ऊपर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंदर ही हमारे कई तरह के डायरेक्टर्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन डायरेक्टर,
पर्सनल डायरेक्टर, फाइनेंशियल डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर। इसी मैनेजिंग डायरेक्टर में हमारा जिसमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है और वो दो तरह के काम करता है। पहला हमारा एज अ कंट्रोलर और दूसरा एज अ ट्रेजरर। जब वो एज अ कंट्रोलर की भूमिका निभाता है तो वो निम्न कार्य करता है, जिसमें पहला हमारा आता है कॉर्पोरेट एंड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट। जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा इसी पे बेस्ड था। और जब हम एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं और इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और जब बजटिंग का काम करते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये सभी भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजर एज अ कंट्रोलर के अंदर आते हैं। गाइस यहाँ पे आपको मैं एक दो पॉइंट्स और बता दे रहा हूँ, वो भी हमारे फंक्शंस एज अ कंट्रोलर के अंदर आते हैं। पहले एक होता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। जब हम डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो वो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजर एज अ कंट्रोलर के अंदर आता है। और एक हमारा आता है इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। ये भी हमारा इसी के अंदर आता है। और इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर एज ए कंट्रोलर के अंदर काम करता है, वो हमारा जो काम करता है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। और एक हमारा जब वो ट्रेजरर की भूमिका निभाता है तो उसमें वो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करता है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, डिविडेंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस, कैश मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जो ट्रेजरर का काम करता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है, जिसमें सोचने समझने का काम ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल फॉर रिस्क मेजरमेंट हैज़ बीन गिवन बाय ऑप्शन नंबर फर्स्ट शार्प एंड लिंटर, ऑप्शन नंबर 2 लिंटर एंड ट्रेनोर, ऑप्शन नंबर 4 लिंटर, मोदिग्लानी एंड मिलर। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन शार्प, लिंटर एंड ट्रेनोर ने CAPM मॉडल हमारा दिया था। तो आइए हम लोग CAPM मॉडल के बारे में जान लेते हैं। गाइस, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालते हैं और CAPM हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का एक मेथड होता है। तो और इसकी कुछ हमारी अजम्पशंस होती हैं, तो आइए उस अजम्पशंस को देख लेते हैं। और पहली अजम्पशन हमारी इन्वेस्टर आर प्राइस टेकर एंड हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन। जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो प्राइस टेकर होता है और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमारी होमोजेनियस इन नेचर होती हैं। दूसरे हमारी अजम्पशन है वन पीरियड मॉडल। ये हमारा वन पीरियड मॉडल होता है और इसके अंदर हमारी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी रिस्कलेस होती हैं और इसके अंदर किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती और इसमें परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है। और जो हमारी लास्ट अजम्पशन है रिटर्न आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारी रिटर्न्स होती हैं उसको हम लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इन्वेस्टर्स यूटिलिटी इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन रिटर्न। ये हमारा CAPM मॉडल का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। तो यहाँ पे जो हमारा बीटा होता है ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क को शो करता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और CAPM मॉडल को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, CAPM डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉन डाइवर्सिएबल और रेलिवेंट रिस्क ऑफ द फर्म एज रिफ्लेक्टेड इन इट्स इंडेक्स ऑन नॉन डाइवर्सिएबल रिस्क। तो आई होप कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद ऑप्शन नंबर 1 arranging cash resources for the project, option number 2 managing the working capital of the firm, option number 3 managing the fixed asset through repair and renewals, और फिर option number 4 evaluating the return and investment in the project। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स evaluating the return and investment in the project। The cost of external equity can be most appropriate computed as per the option number first अर्निंग पर शेयर, ऑप्शन नंबर 2 डिविडेंड पर शेयर, ऑप्शन नंबर 3 डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेशियो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 CAPM। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। गाइस, यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए इसको हम लोग मैच करते हैं। जो हमारा फ्रिक्ट एनालिसिस था उसने हमारा रॉबर्ट बर्नर ने दिया था। जो हमारी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी थी ये हमारी डोनाल्डसन ने दी थी। जो हमारा थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था ये हमारा हेनरी मार्कोविथ ने दिया था। और लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म हमारा मोदिग्लानी एंड मिलर ने दिया था। तो आइए हम लोग फ्रिक्ट एनालिसिस और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा फ्रिक्ट एनालिसिस था इसे रॉबर्ट बर्नर ने दिया था। ये हमें बताता है कि हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन किया है वो कितना इफेक्टिव है। इसके लिए हम लोग फ्रिक्ट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्ट एनालिसिस, फ्रिक्ट का फुल फॉर्म हमारा होता है F से हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी,
आर से हमारा होता है रिस्क, आई से हमारा होता है इनकम, सी से हमारा होता है कंट्रोल एंड टी से हमारा होता है टाइमिंग। आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके ये देखेंगे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव है, अपनी कंपनी के लिए प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए हम लोग फिक्ट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हमारी डोनाल्डसन ने दी थी। इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाय ना करके इंटरनल सोर्सेज से पैसे को कलेक्ट करे, क्योंकि जब हम इंटरनल सोर्सेज से पैसे को कलेक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारी कम आती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो इसके लिए हमारे कुछ सीक्वेंस होते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में कि कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसी सीक्वेंस में उसको पैसे कलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली प्रेफरेंस किसी कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग पे देनी चाहिए। उसके बाद हमारा डेट इशू करना चाहिए। अगर तो भी हमको पैसे की ज़रूरत, हमारी पैसे की जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हुई है तो हमें इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। वैसे जो कंपनीज होती हैं जब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को अप्लाई करती है तो वो पूरी कोशिश यही करती है कि वो इक्विटी को इशू ना करे। उसको जितने पैसे की ज़रूरत है वो हमारी रिटेन अर्निंग से पूरी करे या फिर डेट से पूरी करे। वो इक्विटी को इग्नोर करना ही उचित समझती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। For the following two statement of assertion A and reasoning R indicate the correct code। यहाँ पे गैस आपको assertion दिया है और reasoning दी है और उसके बेसिस पे आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। असर्शन में हमारा बोला है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन अप्रोप्रिएट एंड ऑपरेशनली फिजिएबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल। जैसे कि मैंने अपने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक हमारा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर माना जाता है। और जो फाइनेंशियल मैनेजर का मेन गोल होता है वो भी हमारा शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। तो इसलिए हमारा जो असर्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। और रीजनिंग में हमारा बोला है देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं उनमें कैसा रिलेशन हो जाए, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गैस यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए इसको हम लोग मैच करते हैं। एनपीवी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारा जो एनपीवी का मैच करेगा वो हमारा करेगा एनपीवी का 4। जो हमारा पेबैक पीरियड होता है, पेबैक पीरियड में हम लोग ये कहते हैं कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना। तो जो हमारा पेबैक पीरियड का मैच होगा वो हमारा होगा दूसरे का पहला, नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल आउटले। जितना हमने ओरिजिनल में इन्वेस्ट किया है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवर करना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल होता है। और गैस यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमारी एनपीवी 0 होती है। तो ये तीसरे का हमारा जो मैच करेगा वो होगा दूसरा, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोज विथ इनिशियल आउटलेज। और हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो हमारा बचा ऑप्शन है वो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से मैच कर जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, पहले का हमारा बनेगा चौथा, दूसरे का हमारा बनेगा पहला, तीसरे का हमारा बनेगा दूसरा और चौथे का हमारा बनेगा तीसरा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, 1, 2, 3, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल पेमेंट बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वैप, ऑप्शन नंबर 2 इन द मनी, ऑप्शन नंबर 2 फॉरवर्ड या फिर ऑप्शन नंबर 4 पुट ऑप्शन। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स स्वैप। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेजल क्राइटेरिया ऑफ कैपिटल बस्टिंग द यूज ऑफ वेरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ डिस्काउंट फैक्टर इज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए एनपीवी, आईआरआर, ऑप्शन नंबर सी पेबैक पीरियड या फिर ऑप्शन नंबर 4 एआरआर। आई होप कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ओनली ए इज करेक्ट। जब हमारे पास वेरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम एनपीवी मेथड यूज़ करते हैं।
आई होप गैस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गैस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइज।